9 जून एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन है। एलओसी की एक तरफ, जहां 13.15 किलोमीटर लंबा जो जोजीला टनल बन रहा है जम्मू और कश्मीर की और लद्दाख के बीच में, उसमें लास्ट जो ऑब्स्टिकल था जो टनल में, वो भी ब्लास्ट करके इंजीनियर्स और माइनर्स ने उसको क्लियर कर दिया है कैलिब्रेटेड ब्लास्ट से। एलओसी की दूसरी तरफ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मेजर शटडाउन था उसी दिन, और जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के कॉल पे वहां चक्का जाम था, शटर डाउन था। पाकिस्तानी रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इकट्ठे लोग थे उनको हटाने के लिए काफी फायरिंग की, कई लोगों की मारे जाने की खबर है। लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वायलेंस की न्यूज आ रही है। और उसी दिन जो पाकिस्तानी वहां पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में जो गवर्नमेंट है, जो बेसिकली पाकिस्तान रावलपिंडी से कंट्रोल होती है, उसने तो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के लीड कोर ग्रुप के लीडर्स हैं, उनमें 10 मिलियन रुपीस का प्राइस रखा उनको अरेस्ट करवाने के लिए। तो वहां चल क्या रहा है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री जुनैद कुरैशी, जो डायरेक्टर है यूरोपियन फाउंडर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, कॉलमनिस्ट हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। वेलकम टू संवाद जुनैद जी। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। जुनैद जी, हम लोग ने बात की थी अक्टूबर में भी, तो ऑन द सेम इशू, जी जब अक्टूबर में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे पाक ऑक्युपाइड हम्म। कश्मीर में, और हमारी काफी अच्छी चर्चा थी, काफी लोगों ने पसंद किया था। आज करीब 8 महीने हुए होंगे, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन इट सीम्स इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मेरा बहुत सरल सा आपसे वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन पीओके? शुक्रिया जी, आपने आपने फिर से मुझे दावत दी। देखिए, आपके जो पहले जो आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया ना, उसी में आपका जवाब भी है। मैं हमेशा एक डिस्टिंक्शन करता हूँ, चाहे मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया को, पाकिस्तान को या कश्मीरियों को भी पसंद आए या ना आए। डिस्टिंक्शन ये है कि सबसे पहले थोड़ी सी हल्की सी जो तारीख है, डिस्टिंक्शन ये है कि हम कश्मीरियों को बुरा लगे, पाकिस्तानियों को बुरा लगे, बट ये है कि इंडिया के पास पूरे अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का लीगल टाइटल है। इस बहस में हम जा सकते हैं कि वो लीगल टाइटल कैसे मिला। मैं तो उसमें भी पाकिस्तान को कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जब 47 में यहां हमला किया, आपको पता है कि जो जमाने के महाराजा थे, महाराजों का मजहब एक ही होता है, वो ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। महाराजों का मजहब होता है हुक्मरानी करना। तो जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे जूनागढ़ था, जैसे हैदराबाद था, जैसे जम्मू कश्मीर था, महाराजों का यही ख्याल था कि भाई हमें भी कोई इंडिपेंडेंट स्टेट टाइप मिल जाए, ताकि हम अपना मतलब हुक्मरानी जो है अपनी आगे चला सके। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कश्मीर वॉज जियोग्राफिकली सेटल्ड इन सच अ प्लेस, theoretically that would have been possible for Jammu and Kashmir. Practically it wouldn't, because you are situated between two countries, बीच में चाइना भी है, and of course as you know the great game was going on of the Britishers, which eventually played out in Gilgit Baltistan, तो and in the Wakhan corridor। तो बात यह है कि एंड ऑफ द डे द महाराजा वाज, बिकॉज टू 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 प्रोटेक्ट हिज स्टेट एंड हिज पीपल, जब पाकिस्तान ने हमला किया, और शेख अब्दुल्ला साहब भी हिंदुस्तान के हामी थे, तो महाराजा ने एक्सीड किया। नाउ बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी महाराजा जो था वो मोनार्क था, बट मोनार्क सारे थे उस जमाने में। ही वॉज द सिंगल लीगल रूलर। मतलब आप उसको माने या ना माने, बट ही वॉज अ लीगल रूलर। आज जो ये आजादी वाले, या 90 में जो आजादी वाले जो कश्मीर मांगते थे, वो महाराजा ने ही बनाया था। सो यू कांट हैव इट बोथ वेज। सो इस सेंस में अगर आप देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन फेयर है। महाराजा के इंडिया के पास लीगल टाइटल है। इंडिया यहां टनल नहीं बनाएगा, सड़क नहीं बनाएगा, तो क्या करेगा? इंडिया ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब जो दूसरी तरफ कश्मीर है, वहां पर एक कब्जा है, तो उनके पास लीगल टाइटल नहीं है। वो बार बार कहते हैं डिस्प्यूटेड है। वो डिस्प्यूटेड उनकी वजह से है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली दफा भी बात की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, ऑल्दो ऑब्सोलीट इन टुडेज टाइम, आल्सो आफ्टर द सिमला एग्रीमेंट, जब पाकिस्तान ने
बुनियादी तौर पे कश्मीरियों को या कश्मीर इशू को, जो जो वो कहते थे कि उनके लिए एक इशू है, उसको बेच दिया 93,000 सोल्जर्स के बदले में। तो बात यह है कि पीओ के जो जो डिस्प्यूटेड भी अगर वो कहते हैं, तो वो डिस्प्यूटेड तब तक है जब तक उनकी फौजें वहां पर है। जिस दिन वो फौजें निकाल लेंगे, तो हिंदुस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को टेक ओवर करेगा अकॉर्डिंग टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, और वहां पर इतनी फोर्स तैनात रखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रह सके। एंड देन इन थ्योरी आप बात करेंगे किसी प्लेबिसाइड की। अगेन आई एम सेइंग दैट 80 years आफ्टर दीज रेजोल्यूशंस वे पास्ड, which are non-enforceable by the way by the UN, एंड ऑल्सो जब आपने सिमला एग्रीमेंट कर दी, जब दो पार्टियों में एक कॉन्फ्लिक्ट है और वो आपस में एक एग्रीमेंट कर देते हैं, तो थर्ड पार्टी मीडिएशन स्टेप आउट हो जाती है, यूएन स्टेप्स आउट। सो इवन दो आफ्टर 80 years ये ऑब्सोलीट है, लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो इसी पे मुश्तमिल है। तो वो नैरेटिव मतलब दुनिया के सामने आज सोशल मीडिया के दौर में वो नैरेटिव अब नहीं चलता है। तो इसी बुनियाद पे हम वापस अगर आए, जब पाकिस्तान के पास लीगल टाइटल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे इलाकों को, पीओके को, गिलियत बल्तिस्तान को शुरू से ही उन्होंने एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। उनके रिसोर्सेस लूटे हैं, उनकी जमीनें खाई हैं। आपको याद होगा 60s 70s में जब मंगला डैम बना, पीओके के लोगों ने अपनी अ, बुजुर्गों की कब्रें भी बहा दी। उसके बदले में उनको क्या मिला? आज वो बिजली के लिए तरस रहे हैं, आटे की कीमतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है पीओके की जरूरत जो है वो 450 मेगावाट है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मंगला डैम से, बाकी बाकी जगहों से, वो ग्रिड स्टेशन के थ्रू इस्लामाबाद जाती है, और इस्लामाबाद और कराची के कारखाने और वहां के महल में रोशनी देती है, और 4 गुना 5 गुना प्राइस पे वापस बेची जाती है पीओके के लोगों को। गिलगित बल्तिस्तान में 52,000 मेगावाट पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी का। आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान इज वन ऑफ द मतलब वर्स्ट एरियाज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इस खित्ते में। सिर्फ उस जगह पर नहीं, इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में, अलोंग विद बलोचिस्तान। अच्छा चलें, ये तो डिस्प्यूटेड है। बलोचिस्तान तो बलोचिस्तान में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर्स भी रहे हैं। देखें, हमें जो लोगों की जो राइट्स मूवमेंट होती हैं, उसको हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि लोग जब अपने राइट्स मांगते हैं, आपका बच्चा भी जब आपसे राइट्स मांगता है, चाहे वो अडॉप्टेड हो, इलीगल हो, या आपका खून हो, जब आप उसको उसके राइट्स नहीं देते हैं, तो एंड ऑफ द डे वो बागी हो जाता है। तो यही चीज बलूचिस्तान में लोगों ने शुरू से बुख्ती साहब, मरी साहब, इन सब के जमाने से इन्होंने मांगा क्या? इन्होंने कहा कि हमें इक्वल शेयर इन आवर रिसोर्सेज दें। जो आप रिसोर्सेज यहां से लूटते हैं, मेरे बहुत से बलोच दोस्त हैं, वो मुहावरतन ये कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान में एक तीली फेंक दी जाए जमीन पे तो आग लग जाएगी, इतनी गैस है। द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय लैंड मास, द मोस्ट रिसोर्सफुल। तो जब वो नहीं हुआ, जब उन्होंने अकबर बुख्ती साहब को भी जेल में डाल दिया, मरी साहब को भी जेल में डाल दिया, जब उन्होंने बलोच लोगों पर मतलब ऑपरेशन किया, आज वही बलोच ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम अलग रहना चाहते हैं। तो यही चीज पीओके में भी, पीओके के लोगों को बहुत टाइम इस्तेमाल किया गया यहां कश्मीर में, कश्मीर के खिलाफ। वो एक बेस कैंप कहलाता था। आज मुजफ्फराबाद का बेस कैंप अपने हकूक जब मांग रहा है, क्योंकि देखें आप, तब तक ये जंगें, उस वक्त पैसा भी बहुत पंप होता था, आप तब तक ये प्रॉक्सी वॉर्स, ये चीजें बरकरार रख सकते हैं जब तक आपका पेट भरा हो। आज पीओके के लोगों को जब इक्तसादी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो बेस कैंप आज अपने हकूक मांगने लगा, और पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि नहीं जी, ये लोग अब नहीं मानेंगे। शुरू उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी जो है, अगेन टू मेक अ डिस्टिंक्शन, दिस इज नॉट द सेम अवामी एक्शन कमेटी जो यहाँ श्रीनगर में है, दैट्स टोटली डिफरेंट। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है पिछले 3 साल पहले इन डिमांड्स के लिए, जिनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स बेसिकली
इकोनॉमिक राइट्स थी। हम्म, इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ अब पॉलिटिकल राइट्स फिर उन्होंने मांगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके साथ कुछ टॉक्स किए और उसके बाद अपने प्रोमिसेस पे रेनेगेट किया। तो अब वो पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे हैं। और पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ अब उनकी मांग हो गई है, और वो ये समझ गए हैं कि देखें, ये जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, ये ऑपरेसर्स हैं, हम्म, और ऑपरेसर्स कभी आपको अपने हकूक नहीं देते हैं। तो आज वो ये कह रहे हैं हमें इन ऑपरेसर से छुटकारा चाहिए, हमें आजादी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैं समझता हूं कि रोजमर्रा जिंदगी में इकोनॉमिक राइट्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक राइट्स तभी, देखें, जब आपके पास राइट ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, जब आपको ह्यूमन नहीं माना जाता है, तो आपके इकोनॉमिक राइट्स हो, बेसिक जो चीज होती है वो है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स ही ट्रांसफर होते हैं इनटू इकोनॉमिक राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, बाकी चीजों में। आजाद, ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है, पीओके के लोगों को जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो कभी दिए नहीं गए हैं। आप देखें, उस एरिया को चार लेंट ऑफिसर्स, लेंट इज फ्रॉम इंग्लिश विच आर, मतलब लेंट फ्रॉम इस्लामाबाद, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, आईजी, मतलब उसको चार लेंट ऑफिसर्स चलाते हैं। कश्मीर काउंसिल जो है इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 की, जिसको एक्ट, इंटरम एक्ट 1974 कहते हैं। इट इज लूजली ट्रांसलेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आजाद कश्मीर। तो उसमें देर आर मोर देन 55 सच सब्जेक्ट्स on which the Azad Kashmir government cannot decide without the approval of the Kashmir Council sitting in Islamabad, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हेड है। एक चपरासी को, उस असेंबली के पास एक चपरासी को ट्रांसफर करने की या नौकरी लगाने की हक नहीं है, जब तक कश्मीर काउंसिल उसको अप्रूव नहीं करता है। इवन, मतलब इस तरह की चीजें जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप गवर्नमेंट जॉब तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक ओथ ऑफ अलीजियंस नहीं साइन करेंगे कि द होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। आप जज नहीं बन सकते, आप एमएलए नहीं बन सकते, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, कश्मीर इज अ वेरी डाइवर्स प्लेस। ठीक है, टेररिज्म ने यहां पर एथनिक क्लिनजिंग की है, और उस तरफ एथनिक फ्लडिंग भी हुई है इन गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली, विच इज द ऑपोजिट ऑफ एथनिक क्लिनजिंग। तो ये जरूर हुआ है, बट कश्मीर बेसिकली, जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल प्लेस है। यहाँ पर बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, शिया मुस्लिम भी रहते हैं। और जब आजाद कश्मीर में आप एमएलए नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते जब तक आप मुसलमान ना हो। तो एक एक थियोफाशिस्ट स्टेट ने दुनिया को दिखाने के लिए ये सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई हैं, बट आज आप देख रहे हैं सड़क पे लाखों लोग निकल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अब नहीं मानेंगे। हम्म, हम्म। ये जो आप कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान, अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस डिस्कशन को। पाकिस्तान हम्म। बेसिकली, जुनेद जी, इट इज सॉर्ट ऑफ अ गैरिसन स्टेट। वहाँ सब कुछ आर्मी ही कंट्रोल करती है, दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह के वीडियोस, एक मैंने आपके इंटरव्यू में भी देखा, जिस तरह के वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, वो हॉरिफाइंग है। वो क्राउड में डायरेक्टली फायर कर रहे हैं। मतलब इस तरह की फायरिंग सिर्फ एक डिक्टेटोरियल स्टेट ही कर सकता है, कि पब्लिक के बीच में फायरिंग करना, उनके ऊपर फायरिंग करना। और उसके बाद से आसिम मुनीर, जो पूरी दुनिया में एक पीस का पैगाम लेकर के घूम रहे हैं, वो मीडिएट कर रहे हैं ईरान की और यूएसए के बीच में, मीडिएशन कर रहे हैं। वो अपने, अब कॉलोनी कहिए उसको, उनके कंट्रोल में है। उस जगह गोली चलवाने में हिचकते नहीं है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। सिंध की पुराना इतिहास रहा है, तो सेवन एक्सेप्ट पाकिस्तानी पंजाब, ये गैरिसन स्टेट अपने फुल फोर्स में दिखाई देता है। तो आखिर में इनके मंसूबे क्या रहते हैं? ये करना क्या चाहता है ये गैरिसन स्टेट? मैं तो जब आसिम मुनीर साहब की तरफ देखता हूं तो मुझे तो जियाउल हक साहब याद आते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारे जितने भी जनरल्स निकले हैं वहां से, इनका माइंडसेट सेम है। आप किसी को थिंकिंग जनरल कह लें, आप किसी को मॉडरेट जनरल कह लें,
बट मुशर्रफ साहब हों, कयानी साहब हों, रहील शरीफ साहब हों, इन सबका माइंडसेट, बिकॉज इनका बेसिक जो फाउंडेशंस हैं वो मुश्तमिल हैं इस बात पे कि इन्होंने आर्मी की जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करना है। अब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी तभी होगी जब आर्मी का रोल सिर्फ ये होगा कि आर्मी अपने बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करे। जब आर्मी जेआईआईसी के थ्रू, जब आर्मी पॉलिटिकल फ्रेमिंग के थ्रू, जब आर्मी पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, आज तक आप देखें किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में अपनी टर्म खत्म नहीं की है। तो बात यह है कि अब आर्मी का रोल इतना पॉलिटिक्स में है क्यों? उसकी वजह यह है कि आर्मी ने आउट ऑफ द वे जाके एक दुश्मन बनाया है, और वो दुश्मन है हिंदू इंडिया। हालांकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और अगर मजहब की बुनियाद पे मुल्क चलते होते तो बांग्लादेश कभी अलग नहीं होता। तो बात यह है कि आर्मी ने आउट ऑफ द वे जाके ये एक दुश्मन बनाया है, और उसके साथ साथ दी सो कॉल्ड अनफिनिश्ड पार्टीशन एजेंडा जो है, दी सो कॉल्ड अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन विच इज द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। अब बात यह है कि आर्मी को, आर्मी का अगर आप ये देखें, आयशा सदीका साहब की बहुत अच्छी किताब है मिलिट्री इंक, वो खुद पाकिस्तानी है। तो अगर आप वो भी देखें, आर्मी की जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान की हर हर मतलब हर सोशल स्ट्रेटा में है। इनके स्कूल्स हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनकी फैक्ट्रीज हैं जिसमें आटे से लेके शुगर, शुगर से लेके सुई तक बनाते हैं। अब ये एक मल्टी बिलियन एंटरप्राइज है। हम्म। देखें, बलूचिस्तान में ये तो लोगों की खाले भी खींच देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से फेंकते हैं। एंड आर्मी अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, and ये मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि वो आर्मी जिसने मतलब एक पॉपुलर लीडर को, जुल्फिकार अली भट्टू को फांसी दे दी, वो आर्मी जिसने एक बहुत पॉपुलर लीडर को, हम उनसे एग्री करें ना करें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं, इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। वो आर्मी जिसने बेनजीर भट्टो को जेल में रखा, वो आर्मी जिसने अब्दुल सलाम को, जो वन एंड ओनली नोबेल प्राइज विनर है पाकिस्तान से, उसको उसकी रिलीजियस एफिलिएशन की बेसिस पे तंग करके, मतलब बेअदबी माफ, लेकिन जूते मार मार के उस मुल्क से निकाल दिया। तो बात यह है, ये वो आर्मी है जिसने अपने बनाए हुए लोगों को, बेनजीर भुट्टो साहिबा, इमरान खान, इनको नहीं छोड़ा। तो ये बलोचों को, कश्मीरियों को, पश्तूनों को क्या छोड़ेंगे? ये कश्मीर में, मैं ये आपको कह सकता हूं, एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ समथिंग। बलोच एक कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे जी हमें आज़ादी चाहिए, हम जान भी देंगे। तो उनको किसी एक स्कॉलर ने वहां से जवाब दिया, भाई आप जान देते रहें, द पाकिस्तानी आर्मी इफ इट हैज टू, it will kill until the last Baloch is killed. And that I feel ये सेम चीज है कश्मीर के लिए, कि इट विल कीप किलिंग कश्मीरीज। पहले तो यहां मारे, अब यहां पर अगर हालात सुधरे हैं और लोगों ने ये फर्क महसूस किया है टेररिज्म एंड पीस में, अब वहां जब बात उठ रही है तो वहां मार रहे हैं। और ये पहली बात नहीं है, देखिए आज सोशल मीडिया के जरिए हमें बहुत सी बातें पता लगती हैं, लेकिन इससे पहले भी आप ये देखें कि बाबा जान थे गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने सिर्फ इतनी एक लैंडस्लाइड की वजह से गांव डूब के, उन्होंने उस लैंडस्लाइड की जो लोग थे जो इससे मुतासिर हुए, उन्होंने उनके लिए मुआवजा मांगा। बाबा जान को टेररिज्म एक्ट में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आरिफ शाहिद को, जो ऑल पार्टी नेशनल अलायंस के चेयरमैन थे, और जो उस तरफ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में जो नेशनलिस्ट जमातें थी, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट जमातें जो थी, जो आज़ादी मांगती थी, उनको इकट्ठा करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और जब वो करने लगे, उनका नाम ईसीएल पे डाल दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट से क्वाश करवाया ईसीएल पे लिस्ट नाम डालना, और फिर जो रावलपिंडी अपने घर जा रहे थे, आईएसआई की डेथ स्क्वाड ने उनको गोलियां मार दी और वो वहीं पर मर गए। बहुत से पीओके के लीडर्स, जो आप ये देखें, क्यों ऐसा क्यों है, मतलब ये एक 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 मे बी थोड़ा फलसफी सवाल है,
लेकिन ऐसा क्यों है कि पीओके का डायस्पोरा इतना बड़ा है, हम्म। और इस कश्मीर का, जहां पर 35 साल से दहशतगर्दी ने राज किया, तब भी यहां का डायस्पोरा इतना बड़ा नहीं है? उसकी वजह यह है कि यहां पर अपॉर्चुनिटीज फिर भी मौजूद रही। यहां पर मेरी जनरेशन के लोग भी कम से कम ग्रेजुएट हैं, बहुत से लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। हमारे जितने भी बाहर कश्मीरी जाते हैं, चंद को छोड़ के, मैं नहीं कहता हूं, बट दीज थिंग्स आर, दिस डिफाइंस हाउ मच अपॉर्चुनिटीज यू हैव। बहुत से कश्मीरी वैली के जो हैं वो बाहर डॉक्टर हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, शॉल का बिजनेस कर रहे हैं, किसी और चीज। अच्छा, बहुत से पीओके के लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। और मजदूरी में कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अपॉर्चुनिटीज की बात। और इतने ज्यादा हैं, 45 लाख लोग, पीओके की आबादी 45 लाख लोग है। आप ये देखें, 20 लाख लोग पीओके में नहीं रहते हैं, वो डायस्पोरा है, यूके में है, दुबई में है, अमेरिका में है। ऐसा क्यों है? क्यों लोग वहां से जाते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज, दे डोंट हैव दोज पॉलिटिकल फ्रीडम्स। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तानी आर्मी, जब तक आज तो पाकिस्तानी आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बट ऑल्सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। चाइना के साथ जो वो इकोनॉमिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, और जो उसके लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो तो आज पाकिस्तानियों को ही मिल रहे हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह पीओके को वो आज भी, ये सारी जो जमातें हैं, ये जो दहशतगर्द जमातें हैं, ये कहां पर बेस्ड हैं? ये पीओके में ही बेस्ड है। मतलब मेन जो एचएम है, इनके जो ठीक है, मुरीद के है, बालाकोट है, बट इनके जो जिहादी हैं वो सारे पीओके में बेस्ड है। तो बात यह है कि आर्मी के लिए ये बहुत जरूरी है पीओके को और गिलगित बल्तिस्तान को दबा के रखना, एज अ कॉलोनी ट्रीट करना, बिकॉज इट इंपैक्ट्स बेसिकली देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आज अगर वो ये नहीं करेंगे, आज अगर हिंदुस्तान 2 मिनट के लिए हम मुहावरतन ये कह देते हैं देर इज नो इंडिया, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट से देर इज नो हिंदू, हिंदू इंडिया next door neighbor, and there is no issue of Kashmir, then what is the Pakistani army needed for? तो these two issues are not organically, ये issues मतलब strategically alive हैं, strategically alive रहते हैं, because it ensures the army's role। और हम यहाँ हिंदुस्तान में ये समझते हैं कि हमने आर्मी को डिटर कर लिया, हमने आर्मी को डिटर नहीं किया है। हमने आर्मी को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को सिर्फ ये बताया है कि आप अगर यहां कुछ करेंगे देर इज अ प्राइस टू पे। ठीक? तो उड़ी हुआ, द पाकिस्तानी आर्मी मुहावरतन हैड अ प्राइस टू पे। पठानकोट हुआ, द प्राइस इंक्रीज्ड। पुलवामा हुआ, द प्राइस इंक्रीज। पहलगाम हुआ, द प्राइस विल कीप इंक्रीजिंग। But take it from me, the Pakistani army will keep paying, because the balance sheet, the total net profit and loss is always in their favor, because they are not paying the price. It is the people of Pakistan who are paying the price. तो आप देखें, न्यूक्लियर वॉर इस दुनिया में नहीं होगा, ना दुनिया करने देगी। तो ऑल आउट जंग एंड ऑफ द डे उसी में। तो इट इज अ डिटेरेंस टू अ सर्टन लेवल, सर्टन लेवल, ये कि पाकिस्तानी आर्मी को अब ये पता है हमने ए किया, बी प्राइस है जो हमें पे करनी पड़ेगी। नाउ इफ बी is less than the price they are earning by keeping their dominance, they will keep doing this, because even if it is not less, the price which has to be paid will be paid by normal Pakistanis. So they will keep doing this. The only way to break this deadlock is indeed the democratization of the Pakistani society from bottom up. And that is exactly what is now happening in POK. But I am afraid that the Pakistani army will kill until the last Kashmiri is killed in order to keep that dominance. And Asim Munir is a hawk. आसिम मुनीर रियली रिमाइंड्स मी ऑफ ज़ियाउल हक। वो ये करता रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है? ही इज टुडे, आज पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इंक्रीज हुई है ईरान के। एंड देखें, अगर हम ये सोचते हैं कि दुनिया, आप और मैं मोरालिटी पे चलते हैं, स्टेट्स मोरालिटी पे नहीं चलते हैं, स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो फॉर द अमेरिकन, इफ दे फील कि आज पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकता है मिडिल ईस्ट में या ईरान के साथ, तो मतलब इट साउंड्स क्रूड,
बट दिस इज रियल पॉलिटिक। अगर उसके लिए 5-10 हजार बलोच कश्मीरी मारने पड़ते हैं तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? एंड दैट इज व्हाट, इसी तरह चाइना को क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए जब तक पाकिस्तानी लोग खुद से ये नहीं उठ के कहेंगे कि नहीं जी, आप हमारे बलोच भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं, आप यहां कश्मीरियों के साथ गलत कर रहे हैं, तब तक आई फील कि विद द बैकिंग ऑफ द वेस्ट करंटली, देखिए स्ट्रेटेजिक पोजीशंस चेंज होती हैं। 2019 में पाकिस्तान डिड नॉट हैव दिस पोजीशन, इसीलिए जब यहां पर चेंजेस हुए, देयर वाज नो वन टू स्पीक आउट फॉर द पाकिस्तानीज। सो बट आई थिंक, मैं मुझे तो ये लगता है कि सिंस द फर्स्ट टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तब से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन विद द अमेरिकन एंड विद द वेस्ट बहुत वीक हो गई थी। और ये जब से हुआ, जब ट्रंप साहब फिर से आए हैं और ईरान का मसला हुआ, तो इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थोड़ी सी बेहतर जरूर होगी है। तो विद दैट बैकिंग एंड विद द वेपन्स ऑफ चाइना, दीज कंट्रीज, मतलब अमेरिका इज ऑल्सो, मतलब अमेरिका भी तो एक इंपीरियलिस्ट फोर्स ही है, चाइना एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक थियोफैशिस्ट स्टेट है। तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है अगर हजारों कश्मीरी मारे जाएं या हजारों बलोच मारे जाएं? इसीलिए मैं अपने पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग हैं उन लोगों को सिर्फ, जो मेरे भाई हैं वहां पर, बहनें हैं, उन लोगों को सिर्फ एक मशवरा देना चाहता हूं कि वायलेंस आप ना करें। वायलेंस आप करेंगे तो आप पाकिस्तानी आर्मी आपके ऊपर F-16 चलाएगी, आप पे टैंक चलाएगी। आज अगर आप अपने हकूक मांग रहे हैं, आज वो आपको दहशतगर्द का लेबल लगा रहे हो। और ये भी बहुत, मतलब क्रूअल आयरनी है, वो जो सच में दहशतगर्द हैं, हाफिज सईद है, सईद सलाउद्दीन है, और मसूद अजहर है, और जो इनकी फैक्ट्रीज हैं, वो तो स्टेट प्रोटेक्शन के अंडर रह रहे हैं, उनको तो इम्प्यूनिटी है अपने कैंप्स चलाने की और यहां पर लोग मारने की। उन दहशतगर्दों को तो इन्होंने नेशनल एसेट बना के रखा है। और वो कश्मीरी जो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी बिजली दो, देखिए नारे जो लगे हैं वो ये है ना कि पानी हमारा और हुक्मरानी तुम्हारी, ये तो नहीं चलेगा, बिजली हमारी और कीमतें तुम्हारी, ये नहीं चलेगा। वो अपने हकूक मांग रहे हैं, उनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं। तो ये क्रूअल आयरनी है। बट आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द वर्ल्ड कि वो इसमें कोई मुस्बित रोल अदा करें, बिकॉज उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके एक साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो थोड़ा बहुत, मतलब मैं हिंदुस्तान की पहले बात करूंगा, उसके बाद मुझे पता है आप कश्मीर पे भी आएंगे। देखिए हिंदुस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सारे का सारा जम्मू कश्मीर हमारा है। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के पास एक लीगल टाइटल भी है। तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडरान हैं, और जो इनकी जो सफारत खाने हैं, और जो इनकी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, उसको इसको इस चीज को उठाना चाहिए, रेस करना चाहिए। बिकॉज बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से ऑल द पीपल इन पीओके एंड ऑल द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आर बेसिकली इंडियन सिटीजन्स। तो जिस तरीके से हमने एक एक रीचिंग आउट, एक चीज की थी विद 2019 या उसके बाद भी, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, व्हाई नॉट विद दिस? व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई इज द इंडियन पॉलिसी मेकर्स, व्हाई आर दे नॉट रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड ऑन अ लार्ज स्केल, और ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारे लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, ये हमारी जमीन है जिनको मारा जा रहा है? दैट इज डेफिनेटली नीडेड। मैंने सुना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पे एक आध बयान जरूर दिया है, बट हम्म, आई वुड रियली लाइक the external minister to talk out about it. I would like the home minister of India, I would like the prime minister of India, and maybe even the president of India to talk about it at the highest levels, because they have to raise these issues. You cannot be claiming a land as yours, to which you have a legal title. You cannot be passing resolutions in the parliament and then turn your head away when they are being killed and massacred. दो सवाल आपसे बाकी हैं जुनेद जी, अब समय बहुत कम है, इसलिए हम्म। अब थोड़ा सा हम हम्म। उसको क्रिस्प कर लिया जाएगा हम लोग। बिल्कुल। पहला सवाल ये, एक नारा और लगा था क्या बाय द वे, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे भर्ती है,
ये वर्दी जो है, ये मेरा, ये मैंने कश्मीर पे मैं आऊंगा, इंटरनली मैं आऊंगा। मैंने देखा कि पैलेस्टाइन कॉज हो, इरानियन कॉज हो, इस तरह के कोई भी, ईरान में भी युद्ध हुआ तो काफी लोग वहाँ प्रोएक्टिव हैं, कश्मीरी जो हैं, हिंदुस्तानी बिल्कुल। कश्मीरी जो हैं। लेकिन जहाँ कश्मीर की बात आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ इस तरह से वायलेंस हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। जैसे आपने कहा, चाहे कश्मीर को कहिए चाहे भारत को कहिए, हमारे अपने लोग हैं। तो एक अजीब सा सन्नाटा सा है, ये सन्नाटा क्यों? देखिए, इसको मैं मुनाफकत और हिपोक्रेसी के अलावा क्या कह सकता हूँ। यहां पर एक आधे प्रोटेस्ट हुए, टू माय माइंड दे वर नॉट ऑर्गेनिक। जिस तरीके से ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट होते हैं फलस्तीन के लिए, ईरान के लिए, वैसे मैंने यहां नहीं देखा श्रीनगर में बैठ के। और ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। बट ये साइलेंस जो है, ये हम कश्मीरियों का देखें, इंट्रोस्पेक्ट करने की भी हमें जरूरत है। ये हम लोगों का मसला रहा है। Maybe, the ecosystem of radicalization, I feel, is still alive here. The ecosystem of propaganda is still alive here. The ecosystem of religious indoctrination is still very much alive here. तो बात यह है कि देखें, मैं यहाँ पर मैं तो कश्मीर सदियों मतलब डेकेड से आ रहा हूँ। बट यहाँ पर मुस्तकिल तौर पे मुकीम में हुआ हूँ कोई 2 ढाई 3 साल से। मैं क्या करता हूँ, मैं ना पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखता हूँ और कोई 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 बात कर देता हूँ। मुझे अभी तक 3 4 थ्रेट आ गए हैं टीआरएफ की तरफ से। तो बात यह है कि ये इकोसिस्टम आज भी अलाइव है, ये इंडोक्ट्रिनेशन आज भी अलाइव है। बट ये हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। देखें, जब हम, मैंने ये पहले भी बहुत दफा शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा हो, वी आर वेरी सेलेक्टिव। ठीक। एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस प्रोपेगेंडा एंड इकोसिस्टम जो यहां पर फ्लोट किया गया 35 साल से, सिर्फ नहीं 47 से जो फ्लोट किया गया। और दुख की बात यह है कि हमारे लीडर्स भी एम्बिविलेंट रहे हैं कश्मीर में, कि किस तरफ नाव जा रही है तो उस तरफ चलेंगे। बहुत से हमारे मेन स्ट्रीम पार्टीज कभी सॉफ्ट सेपरेटिज्म अडॉप्ट करते हैं, कभी सेपरेटिज्म अडॉप्ट करते हैं, और कभी दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन। और फिर दिल्ली में एक बयानिया होता है, यहां पर एक बयानिया होता है। सो ये हमारी सेलेक्टिवनेस रही है, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जो हैं, हम लाहौर से जिहादी जो यहाँ आता है हमें कत्ल करने के लिए, हमारी बच्चियों का रेप करने के लिए, यहां पर जो आता है तखरीबकारी मचाने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, वो जब मर जाता है तो हम उसके लिए बड़े बड़े जलूस और बड़ी बड़ी फ्यूनरल प्रोसेशंस करते हैं। लेकिन वहां पर कश्मीर में जब हमारे कश्मीरी भाइयों को, निहत्थे भाइयों को जो अपने हकूक मांग रहे हैं, वो जब उनको मारा जाता है तो हम आवाज भी नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये लॉ ऑफ नेचर जो है, ये इसके लिए हमें माफ नहीं करेगा। द टेबल्स विल टर्न एट सम डे। और बात यह है कि ये हमारी मुनाफिकत है। हम जब इंसाफ भी मांगने जाते हैं, देखें, मैंने पहले भी ये कहा, शायद आपके प्रोग्राम पे भी मैंने ये कहा, हम उनके लिए इंसाफ मांगते हैं जहां पर हम ये शक हो कि ये जी पुलिस ने इसको तंग किया है या मारा है या आर्मी ने किया है। अच्छा, जहां पर हमें ये यकीन हो कि ये एक दहशतगर्द ने किया है, पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो, वहां पर हम इस पे पर्दा डाल देते हैं और विक्टिम को ही कहते हैं कि ये मुखबिर था या ये मिला हुआ था। देखें, ये दिस इज शायद इसीलिए आज हमारी नस्ल जो है ड्रग्स पे लगी हुई है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर जो है, मकफाते अमल जो है, चाहे वो आपको नहीं माफ करता है। आपने आपने यहाँ पर जब हम कश्मीरियों ने यहाँ पर जब दहशतगर्दी का सपोर्ट किया, जो हमने यहाँ बीज बोए, आज उसका ये निकला है कि आज हमारी कितने लाखों बच्चे ड्रग्स के शिकार हो गए हैं। तो हमें ये अप्रोच चेंज करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उन इश्यूज को जहां पर हमें ये लगता है कि ये हमारा कोई सो कॉल्ड उम्मा का इशू है, मुसलमान का इशू है, हालांकि वो भी मुसलमान है, लेकिन क्योंकि वहां मुसलमान मार रहा है इसलिए हम चुप रहते हैं। तो बात यह है, जब इजराइल मारेगा, मैंने एक दफा कहीं पर ये कहा था, दैट दैट एक्चुअली सम्स इट अप, व्हिच इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, एंड आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माय बिहाफ एंड बिहाफ ऑफ कश्मीरीज के। पता नहीं ये क्या है, बट यहां पर अगर, यहां इस तरफ के कश्मीर में अगर एक गधा
गधा आर्मी के जीप से मारा जाए, हम उसको भी शहीद बना लेंगे और शायद उसको भी यहाँ ईदगाह में, मज़ार शहीद में दफन कर देंगे। और वहां वहां अगर आरिफ शाहिद जैसे लोग, बाबा जान जैसे लोग, या जो आम लोग अपने हकूक मांग रहे हैं, ये बच्चे, ये औरतें, ये अगर इनको, इनके ऊपर टैंक भी चला दिए जाएं, तो हम इनको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ढूंढ के इनको इनको मुखबिर कह देंगे या इंडियन एजेंट कह देंगे। तो ये हमारी बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि यहां पर मारने वाला मुसलमान है या पाकिस्तान है। फलस्तीन में हम हमास का साथ जरूर देंगे, उसकी वजह यह है कि मारने वाला यहूदी है। अच्छा, इराक में हम आवाज उठाएंगे क्योंकि मारने वाला अमेरिका है। तो ये हमारी, दिस दिस शोज दी हिपोक्रेसी ऑफ अस, बट इट ऑल्सो शोज दी, मतलब ये जो गुब्बारा है, दैट हाउ मतलब अनफाउंडेशनल इट इज, दिस दिस होल थिंग ऑफ मुस्लिम उम्मा। नेशन स्टेट थ्योरी के बाद, जब से नेशन स्टेट बनने लगे, ये मुस्लिम उम्मा, ये जूइश लॉबी, ये सब चीजें, दिस डजंट वर्क एनीमोर। इस पे जुनेद जी, हम अगली अगली जो कॉन्वर्सेशन होगी, वील टॉक अबाउट दिस, ये बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिक्वायर्ड टॉपिक जो आपने अभी रेज किया है, नेशन स्टेट्स एंड दी उम्मा का कॉन्सेप्ट। मेरा सिर्फ एक लास्ट सवाल, और समय बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है, इसलिए बहुत आपसे जल्दी एक उत्तर की उम्मीद है। आपने कहा कि वो नैरेटिव परसिस्ट कर रहे हैं रिलीजियस प्रोपागेंडा के, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के, टेररिज्म के, आपको थ्रेट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने इस पे अलग से चर्चा भी की, आपसी पर्सनल चर्चा भी की है। जुनेद कुरैशी इतने बोल्ड कैसे हैं? हो सकता है कि मैं सच में मतलब जिस तरह कहते हैं, मैं आई डोंट वांट टू साउंड टू रिलीजियस, बट हो सकता है मैं सच में एक मुसलमान हूं जिसको ये यकीन है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। और खुदा ने, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो कोई भी हो, उनका सबसे पहला फरमान यही रहा है कि आप सच बोलो। सबसे बड़ा जिहाद है सच बोलना। तो आप सच बोलें। और आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, मेरे लिए मतलब आई एम नॉट अ वेरी, मैं तो उस किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं करता हूं। मैं ये समझता हूं कि हम सब इंसान हैं, और हम सब का मालिक एक ही है। यहां तक कि कुरान में भी ये कहा गया है कि खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। रब्बुल आलमीन का मतलब हुआ कि वो हर एक का रब है। अब उसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। और उसका फरमान यह है कि सच बोलो, उसकी रस्सी को पकड़ के रखो। जिंदगी और मौत का जो समय है वो तय है, और उसकी मर्जी के खिलाफ ना कोई मुझे मार सकेगा, ना कोई मुझे बचा सकेगा। तो जब तक उसकी मर्जी है, जब तक वो ये समझता है कि कश्मीर में मेरे जैसे लोगों की जरूरत है, जो सच बोले, बेबाक बोले, तब तक वो मुझे जिंदा रखेगा। और जब उसको ये लगेगा कि यार इसकी जिंदगी अब जाया हो रही है, वहां पर ना कश्मीरी सुन रहे हैं, और अब ये, या ये अब सच बोलना इसने छोड़ दिया, उस दिन उसका उसका जब हुक्म होगा तो चले जाएंगे। आप बट निश्चित। हमने हमने यहाँ रह के हमने अपनी 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 अपना जमीर भी है। अब मैं, आई नीड टू लुक माई सेल्फ एवरी डे इन द मिरर। आई नीड टू टेल माई चिल्ड्रन व्हाट आई डिड टुडे, एंड नजरें मिला के बोलना है। तो मैं बेबाक होके सच बोलूंगा, और तब तक बोलता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। आप निश्चिंत रहे, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में शुक्रिया। हैं, और बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये दिन बदलेंगे, सबके बदलेंगे, स्टेट के बदलेंगे, दोनों तरफ। हमारे तो बदल ही रहे हैं, उनके भी बदलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वी हैव टू कंक्लूड ऑन दिस, जुनेद जी। थैंक यू सो शुक्रिया। मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।